हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे बच्चों आप लोग। होपफुली बहुत ही स्वस्थ होंगे, बहुत ही मज़े कर रहे होंगे लाइफ में। जैसे आप लोगों को पता है बच्चों, इस चैनल पे अपन ने नीट के 2000 से लेके 2022 तक के सारे पेपर सॉल्व करवा रखे हैं। उसी सीरीज़ में अपन बच्चों नीट 2023 का पेपर वो भी आज सॉल्व करने वाले हैं। उसके अलावा जेई मेंस के भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स अपन ने काफ़ी सारे सॉल्व कर रखे हैं और भी सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो फिजिक्स आप नीट के लिए, जेई मेंस के लिए अगर तैयार कर रहे हैं तो ये चैनल बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। आप इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स बार बार लगाइए, उनसे पता लगता है कि अपनी तैयारी किस लेवल की चल रही है। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाने से बेटर है इन पेपर को एट अ स्ट्रेच सॉल्व कीजिए जब भी आप कोई भी ईयर का पेपर देने जा रहे हैं, ताकि सारे टॉपिक्स एक साथ आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपना माइंड जल्दी से स्विच कर पाता है अलग अलग टॉपिक्स में कि नहीं। आइए बच्चों, अपन ये नीट 2023 का पेपर वो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बताइए, आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिख रहा है, इस फर्स्ट क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। देखिए एलसीआर सर्किट दिया हुआ है बेटा जी, तो इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, तो ये सीरीज एलसीआर सर्किट दिया हुआ है। एल की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है। हमसे पूछा हुआ है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बच्चों ओमेगा आर का फॉर्मूला होता था 1/√LC, ठीक है। ओमेगा को अगर तुम 2πf लिखोगे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उसका आंसर आ जाएगा 1/2π√LC, ये आंसर आ जाएगा। तो 1/2π√L, एल की वैल्यू आप देखिए बच्चों 10 मिली के लिए 10⁻³ वो लगाना पड़ेगा, और सी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 10⁻6 माइक्रो में दिया हुआ है। ये -3 और -6 -9 बना लेगा, -9 और 10 तो 10⁻8, 10⁻8 का अगर आप रूट निकालेंगे तो 10 की पावर ये कितना आ जाएगा -4, ऊपर जाके बच्चों हो जाएगा 10⁻4/2π, यानी कि 10/2π किलो। ये मैंने इसको लिख लिया 10⁻4 को 10 × 10⁻4, तो किलो में आंसर आएगा बच्चों। किलो में एक ये आंसर दे रखा है, किलो में एक ये आंसर दे रखा है। ये 10/2π, 10/2π की वैल्यू बच्चों देखिए, ये 2π की वैल्यू अगर 6 मान लूँ मैं तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए किलो में, 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है बेटा जी, तो थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन मैं बार बार आपको याद दिला दूं, ये जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड आया, फर्स्ट आया, अपने जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जो मैंने कंप्लीट फिजिक्स आपको पढ़ा रखी है, नीट 2023 में सारे के सारे सवाल हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स से आए हैं। 50 के 50 सवाल आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखेंगे तो आपको ये सारे सवाल वैसे मिल जाएंगे, डिजिट्स हो सकता है चेंज हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन, करंट एक्सिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ करंट निकालनी है अपने को बच्चों। वी टोटल, आई टोटल, आर टोटल, वी = IR लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए ये जो बैटरी हैं ये एक दूसरे का अपोज कर रही है बच्चों। ये जो 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी चाहती है कि करंट इधर फ्लो हो हाई पोटेंशियल से, और ये 5 वोल्ट की बैटरी चाहती है कि करंट किधर फ्लो हो अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे का अपोज कर रही है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस 10 - 5 लिख देंगे अपन, सीरीज में बैटरी का कॉम्बिनेशन। और हाँ, क्योंकि 10 ज़्यादा है तो 10 का करंट डोमिनेट करेगा, इसलिए करंट की डायरेक्शन मेरे को पहले से ही पता है, ये डायरेक्शन होगी जो 10 वोल्ट वाली बैटरी फ्लो करवाना चाहेगी। मतलब डायरेक्शन तो करंट की मेरे को पहले ही पता है, A to B आएगी, तो डायरेक्शन तो आएगी A to B, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही हो गए। अच्छा, आई टोटल की वैल्यू चाहिए तो वी टोटल की जगह मैंने 10 - 5 लिख लिया, आई टोटल × आर टोटल। अच्छा, आर टोटल देखिए बच्चों, करंट कैसे भी फ्लो हो, करंट सारे रेजिस्टेंस में ना सेम ही फ्लो होने वाला है, और सेम फ्लो होने वाला है मतलब सब सीरीज में 2 + 1 + 7, ये सारा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो आई टोटल की वैल्यू आ जाएगी 5/10, 5/10 मतलब 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होएगा ए से बी, यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर भैया फर्स्ट आ जाएगा बेटा जी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए। बार बार ये सवाल देख रहा हूँ मेरे मन में, बार बार एक ही थॉट बार बार आ रहा है बच्चों। ये अगेन हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए, उसमें आपको ये सेम क्वेश्चंस दिख जाएंगे जो हमने पढ़ाया है आपको। 50 के 50 सवाल रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से आएंगे, इसलिए प्लीज़ उन लेक्चर्स को आप देखिए ताकि नीट बड़े ही आसानी से क्लियर हो सकती है। क्वेश्चन ने बोला है गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। बच्चों गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जा रहा है, गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। गैल्वेनोमीटर का इधर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इधर होगा, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर का कितना हो जाए, 0। बताइए इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं 0 वोल्ट मान लेता हूं बच्चों, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट।
इक्वी पोटेंशियल मेथड से कर रहे हैं, स्ट्रेट वायर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है जब तक उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आए। बच्चों ये 0 आ गया तो इस पॉइंट को 2 वोल्ट होना पड़ेगा क्योंकि ये बैटरी लगी हुई है, और ये 2 वोल्ट है, इस पॉइंट को भी 2 वोल्ट होना पड़ेगा। क्यों 2 वोल्ट होना पड़ेगा? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में से जाने वाला IG 0 दे रखा है, करंट गैल्वेनोमीटर में से 0 जा रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर का 0 मानना पड़ेगा। अब बताओ ये पॉइंट 10 वोल्ट पे आ जाएगा क्योंकि ये बैटरी है, तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है। ये वाला एंड कौन सा है? हाई पोटेंशियल, तो एक 0 माना है तो हाई वाले को 10 मान लिया। अब बच्चों इस 40 वाले के लिए इक्वेशन लगाओ, इस 400 के लिए V = IR। जब भी इक्वेशन लगाया करो पहले ही जस्टिफाई कर लिया करो कि किसके लिए लगा रहे हो। तो इस 400 का V होता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताइए 400 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 - 2। करंट इसमें कितना जा रहा है पता नहीं, रेजिस्टेंस इसका 400 है। आई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8/400। ये करंट जाएगा इसमें से। बच्चों आपको ये बताओ मेरे को, जो करंट इसमें से जाएगा, जो करंट इस 400 में से जाएगा, वही करंट तो इस R में से भी जाएगा, क्योंकि बच्चों और कोई रास्ता नहीं है ना। यहाँ से जो भी करंट आएगा वही करंट यहाँ से नीचे जाएगा। आगे कोई करंट क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि IG की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0 दे रखी है आपको। तो यही सेम करंट अगर रेजिस्टेंस R में से जा रहा है तो अब हम इसी रेजिस्टेंस R के लिए इक्वेशन लगा रहे हैं V = IR। रेजिस्टेंस R का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों? 2। क्योंकि देखिए एक एंड पे 0 पोटेंशियल है, एक एंड पे 2 वोल्ट है, तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 2 - 0 यानी 2। करंट इसमें से वही जाएगा 8/400। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, R की वैल्यू आ रही है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 800 इंटू मतलब 800, 2 × 4 800 हो जाएगा, 800 / 8 यानी 100 ओम, यानी कि R की वैल्यू आ जाएगी 100 ओम। हमने ये सब सवाल क्लास नोट्स में करवाए हुए हैं, एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं भाई नीट में, इसलिए आप ज़रूर जो हम फिजिक्स कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं वो लीजिए, उससे आपको बड़ा बेनिफिट होगा। चलो थर्ड क्वेश्चन के आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। अरे भाई फोर्थ क्वेश्चन आ गया, फोर्थ क्वेश्चन आ गया। फोर्थ क्वेश्चन तो मेरे को टेम्परेचर दिखते ही KTG याद आ गया यार, KTG याद आ गया यार। खूब सवाल कराए हुए हैं ऐसे आपको जो पैकेजेस हम फुल्ली सॉल्व दे रहे हैं उसमें ये सब सवाल। बोलो क्या किया हुआ है? टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर -50 है बच्चों, 273 जरूर जोड़ लिया करो, सब चीज़ केल्विन में। तो 273 अगर इसमें जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 में से 5 गया यानी 223 डिग्री सेल्सियस, केल्विन इनफैक्ट, है ना। सेल्सियस तो था ही, 273 जोड़ के ये केल्विन आ गया। तो हमारे पास टेम्परेचर आ गया इसका, इनिशियल टेम्परेचर कितना आ गया इसका? 273 - 50। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है बच्चों, बड़ा ध्यान से समझ लेना इसे। टू व्हाट टेम्परेचर गैस शुड बी हीटेड सो दैट RMS स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय, ये काफ़ी बच्चों की मिस्टेक हुई है, हाईलाइट करते जा रहा हूँ मैं, इंक्रीज्ड बाय। बच्चों इंक्रीज्ड बाय का मतलब क्या है कि उसे 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया, है ना। मतलब व्हाट टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर निकालना है कि RMS स्पीड, अगर स्पीड पहले V थी तो बाद में वो V + 3V हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी? 4V हो जाएगी भाई। तो RMS स्पीड का फॉर्मूला √3 RT/mW होता है। कोई भी स्पीड √T के प्रोपोर्शनल होती है, ऐसे भी याद हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों लिख देते V1/V2 √T1/T2। अच्छा मेंटली भी कर सकते थे, है ना। जैसे बताओ इसको क्या V² = T लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपने क्या किया भाई, वेलोसिटी को 4 टाइम्स कर दिया, तो यहाँ पे V की जगह लिख दिया 4 टाइम्स का स्क्वायर। 4 टाइम्स का स्क्वायर मतलब टेम्परेचर कितना हो जाएगा भाई? 16 टाइम्स हो जाएगा, आंसर आ गया। टेम्परेचर 16 टाइम्स कर दो भाई। टेम्परेचर पहले कितना था? पहले टेम्परेचर था 223, अब 16 टाइम्स कर दो, ये 6 3 18 हो जाएगा, 6 2 12 1 3 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, ये 223 आ जाएगा, ये 8, ये 6, ये 5, ये 3, ये 3 5 6 8, 3 5 6 8 आया है केल्विन में आंसर। आपको डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो 273 माइनस कर दीजिए तो ये 5 आ जाएगा, 16 में से 7 जाएंगे 9 आ जाएगा, है ना। और ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3295 यानी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बेटा जी फर्स्ट आ जाएगा। तो बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वो आसानी से तभी होंगे जब कॉन्फिडेंस पूरा होगा, सारे टॉपिक्स आते होंगे। आगे चलो, फोर्थ क्वेश्चन के आगे चलो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। फिफ्थ क्वेश्चन आ गया, रोटेशनल मोशन में बड़े सारे तरीके बताए हुए हैं तुम्हें, बड़े सारे तरीके बताए हुए हैं। बताओ रोटेशनल मोशन दिख रहा है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन I = mk²। तो इसी के को क्या कहते थे? रेडियस ऑफ गायरेशन। हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, जैसे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ½ mr², डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। mr² के आगे जो कुछ लिखा होता है वो k² / r² आ जाता है।
किस एक्सिस के अबाउट? जेड एक्सिस के अबाउट, है ना। जिस एक्सिस के अबाउट दिया है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी एक्सिस के अबाउट एक्सिस ये आ जाता है क्या? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है आप, नहीं भी लगाओगे शॉर्ट ट्रिक तब भी आंसर आ जाएगा। अब किसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है? सॉलिड स्फीयर का। भाई सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² हो जाएगा। इसको m के स्क्वायर के बराबर कर देते, m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से k1 कितना आ जाएगा भाई? √2/5r। अच्छा, सॉलिड स्फीयर, उसके बाद ही हॉलो स्फीयर भी दिया हुआ है। अबाउट इट्स ओन एक्सिस मतलब वही जेड एक्सिस के अबाउट दिया हुआ है। सेम मास रेडियस m और r सेम मानना है। तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² होता है, उसको m के स्क्वायर के बराबर तुम कर सकते हो भाई। यहाँ से m कैंसिल होगा, k2 की वैल्यू आ जाएगी √2/3r। इन दोनों का रेशियो बेटा जी आप लोगे तो 2 से r कैंसिल हो जाएगा, 2 से r कैंसिल हो जाएगा, √3/5 आंसर आ रहा है भाई। √3/5, √3/5 तो आंसर ही नहीं दिख रहा है सर, तो फिफ्थ का आंसर आ जाएगा फोर्थ भाई। √3/5 आंसर दिखेगा, लेकिन √3/5 इन्होंने दिया ही नहीं। नीट वालों ने क्या किया है, जैसे हमारे कुछ बहुत ही होनहार विद्यार्थी होते हैं वो रूट से रूट कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे नीट वाले भाई साहब ने भी रूट से रूट कैंसिल कर दिया। तो √3/5 सही आंसर है, लेकिन हमें कुछ टिक कर अगर करके आना था तो हम टिक करके क्या आते? 3/5 टिक करके आते। हो सकता है नीट इस सवाल को बोनस कर दे, क्योंकि √3/5 आंसर है, लेकिन रूट नहीं लगाया, तो नीट की भावनाओं से भावनाएं मिलाते हुए हम 3/5 आंसर इसका अभी देना चाहेंगे। ठीक है, चलिए 6th क्वेश्चन की तरफ आइए फटाफट बेटा जी। 6th क्वेश्चन, कार्नो इंजन की एफिशिएंसी 50% दी हुई है। एफिशिएंसी होती है 1 - सिंक अपॉन सोर्स, सिंक का टेम्परेचर अपॉन सोर्स का टेम्परेचर, वो एफिशिएंसी 50%, तो एफिशिएंसी 1/2 लिख लेना। 50% मतलब 50/100। 1 - सोर्स का टेम्परेचर 327, 327 में 273 ऐड कर दो, 0 से 1 है ना, ऐड करते ही 10 आ गया, 0 1 600 आ गया। सोर्स का टेम्परेचर 600, सिंक का टेम्परेचर निकालना है, तो दिख ही रहा है सिंक का टेम्परेचर 300 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से सिंक का टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 300, है ना। कैलकुलेशन टाइम पास करने के लिए मत करो, क्योंकि 300/600 कितना होता? हाफ होता। 1 - हाफ हो जाएगा, तो सिंक का टेम्परेचर 300 है, 273 माइनस करोगे तो 27 डिग्री सेल्सियस भी आ जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस 6th क्वेश्चन का आंसर, 4th आ जाएगा बेटा जी। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। अगले क्वेश्चन ने बोला हुआ है बच्चों, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन एट 280 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन 30 डिग्री, मैक्सिमम हाइट। भाई प्रोजेक्टाइल मोशन, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u² sin² θ/2g। सारे क्वेश्चन हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर में से मिलेंगे। फॉर्मूला लगाना है केवल मैक्सिमम हाइट का, क्या होगा? u², 280 का स्क्वायर, 280 sin² 30 कितना हो जाएगा भाई? sin 30 होता है 1/2, तो sin² 30 कितना हो जाएगा? 1/4/2g, 2 × 9.8, 9.8। चलिए यहाँ पे 9.8 ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। 10 मान के भी कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। चलिए 4 है तो 4 से ही कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। और इसको ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और यहाँ से 7 से कैंसिल करोगे तो 7 × 1 = 7 आ जाएगा भाई, और 7 × 4 = 28, और 7 से ये 100 आ जाएगा भाई। फिर यहाँ से अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो ये 2 से कितना आ जाएगा? 2 से ये 14 आ जाएगा, 140। 14 से ये 14 कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी 10 × 100 1000 आंसर आ जाएगा। 7th क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने पे सेकंड आ जाएगा भाई। सॉल्व कर लेना, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा बेटा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 8th क्वेश्चन, भाई डायपोल दिख रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया। डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री। डायपोल P वेक्टर वो 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। भाई टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है? PE sin θ। टॉर्क कितना दिया हुआ है? 4 न्यूटन मीटर। P की वैल्यू दी नहीं हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵ sin 30 1/2, 2 से 2 कैंसल। P की वैल्यू 4/10⁵। ये P की वैल्यू आई है। आगे क्या पढ़ना है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन डायपोल इफ लेंथ। अब बताओ, चार्ज बताना है। क्या P की वैल्यू Q × L होती थी? P होता था किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच की डिस्टेंस। तो चार्ज कितना है पता नहीं, उनके बीच की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻², 2 × 10⁻²। तो ये बताओ, ये 2 से इसको कैंसिल किया, ये 2 आ गया, तो नीचे आ गया 2/10⁻³ बराबर Q। ये आ रहा है भाई आंसर। इसको क्या तुम 2 मिलीकूलम लिख सकते हो? 8th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 8th क्वेश्चन का आंसर अपने पास थर्ड आ जाएगा, 2 मिलीकूलम।
तो बच्चों क्वेश्चंस जितने भी बताए जा रहे हैं उनको देख लीजिए, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से बड़ी ही अपने को कॉन्फिडेंस आता है कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आओ नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा जी। बोलिए 9th क्वेश्चन में अगर अपन देखेंगे तो 9th क्वेश्चन तो बच्चों डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फोटोवोल्टिक डिवाइसेस मतलब जो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। इसने बोला ही वही है कि कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों बिल्कुल सही बोला हुआ है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। जीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस कंडीशन इन ब्रेकडाउन रीजन। भैया ये पढ़ाते हैं हम, जीनर डायोड रिवर्स बायसिंग में ही काम करता है, ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, इसलिए 9th क्वेश्चन का आंसर वो आना चाहिए 4th। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन। अब हम आते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो 10th क्वेश्चन भी NCERT में लाइन लिखी हुई है, ये लाइन। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है? एरर इन मेजरमेंट अराइजेज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज। आपको बोला गया है कि टेम्परेचर और वोल्टेज में ऐसी जो वेरिएशन हो गई उसको हम न कम कर सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। भैया उन एरर्स को बोलते हैं रैंडम एरर्स। 10th क्वेश्चन का आंसर 3rd आ जाएगा। हम सिखाते भी हैं आपको, रैंडम एरर्स वो एरर्स हैं जिनको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे किसी का जोर नहीं चलता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? रैंडम एरर। ठीक है, 11th क्वेश्चन में आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का रेशियो निकालना है। ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसका रेशियो। ओपन पाइप मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L, दोनों एंड्स ओपन रहे होंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास उस हिसाब से V/2L। क्लोज पाइप एक एंड ओपन एक एंड क्लोज, λ/4 V/4L आ जाएगा। रेशियो ले लोगे V/L 4/2 4/2 2/1 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ओपन एंड क्लोज एंड, बिल्कुल ही आसान सवाल, अगर फॉर्मूले पता है तो आंसर आ जाएगा। आओ फटाफट 11th क्वेश्चन के आगे चलो। 12th क्वेश्चन बच्चों, 12th क्वेश्चन में बोला हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा 0 होता है, ये तो हम पढ़ाते भी है कि गॉस थ्योरम मैग्नेटिज्म में वैलिड नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है? प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। बोले तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल हमेशा साथ में रहेंगे ना, तो फिर नेट फ्लक्स हमेशा किसी भी क्लोज सरफेस से 0 हो जाएगा भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो 0 आंसर आ जाएगा। 13th क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स का। ये बच्चों मॉडर्न फिजिक्स में क्या बोला हुआ है कि ये आपको सीजियम दिया हुआ है, पोटेशियम, सोडियम, इनके वर्क फंक्शन दिए हुए हैं। अब एनर्जी डालिए 2.2 की। बच्चों बताओ 2.2 की एनर्जी अगर डालोगे तो ये एनर्जी जिसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी वहीं से तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। 2.2 2.75 से ज़्यादा नहीं है, 2.3 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2.14 से ज़्यादा है। 2.14 से ज़्यादा है तो सीजियम से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। 13th क्वेश्चन का आंसर 4th आ जाएगा भैया। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए 13th के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए बेटा जी। बच्चों 14th क्वेश्चन देखिए। 14th क्वेश्चन एक्सरे का है बच्चों। एक्सरे का क्वेश्चन भी आता है, ज़रूर पढ़ना एक्सरे। क्वेश्चन ने बोला है एक्सरे प्रोड्यूस की। बच्चों एक्सरे में होता क्या है? जो एनर्जी होती है उसको हम ईवी के बराबर लिखते हैं एक्सरे में। एक्चुअली एक्सरे का जो प्रोडक्शन होता है उसमें हाई एनर्जी लाइट की वो इंसिडेंस कराई जाती है मेटेलिक सरफेस पे, जिससे एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं। तो बस यहाँ से जो हाई एनर्जी है वो कितनी है? E/V। ये E/V वोल्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वहाँ से फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, ये एनर्जी है। तो ये बराबर है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया यार। पोटेंशियल डिफरेंस V, तो पोटेंशियल डिफरेंस V। और क्या बोला है ना, मिनिमम वेवलेंथ, तो वेवलेंथ मिनिमम। ये भाई क्या हो रही है यहाँ पे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आओ 14th क्वेश्चन की तरफ चलो। 14th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? 12 वोल्ट 60 वाट का एक लैंप कनेक्टेड टू द सेकेंडरी। बच्चों सेकेंडरी में जुड़ा हुआ है, 12 वोल्ट 60 वाट ये सेकेंडरी में दिया हुआ है हमें सब। प्राइमरी कनेक्टेड है 220, तो प्राइमरी जो है वो किससे कनेक्टेड है? 220 वोल्ट से। आइडियल मानना है, हम मानते भी अगर नहीं भी दिया होता प्राइमरी वाइंडिंग में करंट। तो बच्चों पावर सेकेंडरी की और पावर प्राइमरी की सेम होएगी, आइडियल है। पावर सेकेंडरी की दे रखी है कितनी? 60, और पावर प्राइमरी की कितनी हो जाएगी? V/I। निकाल लो I की वैल्यू, कितना आ जाएगा? 6/22 आ जाएगा यार, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और 6/22 को अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 से 3/11। 3/11 मतलब 0.2,
है ना, क्योंकि 0.3 तो 33 हो जाएगा, तो 0.27 के लगभग, यानी 15th का आंसर भैया 4th आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्टिक्स का सवाल आ गया भैया, बड़ा फेवरेट टॉपिक है नीट का ऑप्टिक्स। क्या बोला हुआ है, लाइट ट्रेवल कर रही है x डिस्टेंस t1 टाइम में, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मैंने पहले ही स्पीड निकाल ली कि लाइट की स्पीड पहले मीडियम में। अच्छा, दूसरे मीडियम में स्पीड कितनी आ जाएगी, दूसरे मीडियम में लाइट कितना चल रही है 10x डिस्टेंस t2 टाइम में, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 10x अपॉन t2, ये आ जाएगा। अब व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर द मीडियम। बच्चों क्रिटिकल एंगल क्या होता था, क्रिटिकल एंगल साइन थीटा का फॉर्मूला आता था म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, ये फॉर्मूला आता था, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता था। ठीक है ना, 1/μc आ जाता था नॉर्मली, लेकिन दो मीडियम होंगे तो μr/μd आ जाएगा। बच्चों आप बताइए, ये जो म्यू है ये वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो वेलोसिटी डेंसर में अपॉन वेलोसिटी रेयर में आ जाएगी। अब अपने को यहाँ पे डेंसर रेयर मीडियम तो पता नहीं है, लेकिन वेलोसिटी का रेशियो अगर आप यहाँ पे रखते, अगर इस v1 और v2 का रखते आप यहाँ पे, तो ऊपर अगर v1 रख देते x/t1 और नीचे 10x/t2, तो आंसर आता साइन थीटा का t2 अपॉन 10t1। और अगर आप डेंसर और रेयर में 2 वाले को मान लेते कि वो डेंसर है और लिखते ऊपर 10x/t2 और नीचे लिखते x/t1, तो आंसर आता 10t1/t2। तो अब देख लो 10t1/t2 या t2/t1 में से कौन सा आंसर दे रखा है, तो यहाँ पे 10t1 मतलब आंसर आना चाहिए 10t1/t2 या t2/10t1। भाई ये आंसर आने चाहिए अपने पास, है ना, साइन इनवर्स में। तो देख लो t1 के साथ 10 कहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, भाई t1 के साथ 10 यही मल्टीप्लाई हो रहा है, t1 के साथ और 10 कहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये सब आंसर गलत हो जाएंगे। इसीलिए रेयर डेंसर का उसने ये 2 आंसर इसीलिए नहीं दिए, तो एक ही आंसर है, रेयर डेंसर अपने को पता नहीं है, इसलिए ये आंसर आ जाएगा। खैर ध्यान से अगर पढ़ोगे तो इसने ये लिख दिया वैसे अनदर डेंसर मीडियम, तो अब तुम्हें डेंसर भी मानना पड़ेगा कि ये जो सेकंड वाला है उसी को डेंसर मानते हुए इसने आंसर दिया होगा, लेकिन फिर भी वो नहीं भी पढ़ा हो आपने, तब भी बात इतनी सी है कि एक ही आंसर जो है वो यहाँ पे सेट हो रहा है। आगे चलिए 16 के आगे 17 क्वेश्चन। बच्चों 17 क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर निकालनी है डेंसिटी में, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर डेंसिटी में, ये सब वैल्यूज दे रखी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को लिखोगे मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिखोगे, एरिया इंटू लेंथ, एरिया को क्या लिखोगे πr² इंटू लेंथ लिख देना। अब अपने को क्या निकालनी है, एरर, तो एरर में क्या लिखोगे, रो प्रोपोर्शनल टू m अपॉन r² l, ये लिखोगे। तो क्या लिखोगे इसको, यहाँ पे मैं अगर इसको वापस से लिखूँ, ये यहाँ पे लिख दिया रो प्रोपोर्शनल टू m/r² l। तो बच्चों रो की पावर 1 है, तो परसेंटेज चेंज 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी इक्वल्स टू 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन मास, ठीक है ना, 1 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन आर। बच्चों एरर कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये r² ऊपर जाके -2 पावर बनाएगा, लेकिन वो पावर जब नीचे लिखोगे तो 2 ही लिखना, परसेंटेज चेंज होता तो प्लस माइनस देखते अपन। लेंथ भी ऊपर चला जाएगा, लेंथ की पावर 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ। अच्छा परसेंटेज चेंजेस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा l/l इंटू 100। अगर आप परसेंटेज चेंजेस देखते हो लेंथ में तब, तो ये परसेंटेज चेंज डेंसिटी में ये तो हमें निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी आई 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन मास। अब देखो ये मास दे रखा है, ये मास में डेल्टा m कितना दे रखा है 0.002 अपॉन 4 इंटू 100, डेल्टा m/m प्लस ट्वाइस ऑफ r। अब r कितना है 0.001 वो चेंज इन r अपॉन ओरिजिनल r 0.3 इंटू 100, प्लस लेंथ के लिए क्या आ जाएगा 1 इंटू 0.02/5 इंटू 100। मतलब हम वैल्यूज x प्लस माइनस डेल्टा x करके तो देते हैं, इसमें डेल्टा x/x कर लोगे तो वो क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज बन जाएगा। देखो ये कितना आ गया यहाँ से, ये 100 से डेसिमल, यानी ये कितना आ जाएगा 0.2/4 आ जाएगा। तो 0.2 अच्छा ये 0.4 दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखो ये 0.4 लिखा हुआ है, तो ये 0.2/0.4 यानी ये आ गया 1/2 आ गई भाई पहली टर्म, है ना। तो ये मैं दूसरा कलर भी ले लेता हूँ। ये जो पहली टर्म है, ये पहली टर्म सॉल्व होके कितनी बन रही है 1/2 बन रही है। अच्छा ये देखो ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे 2 0 हट जाएंगे, 0.1/0.3 यानी ये दूसरी टर्म 2/3 बन जाएगी भाई। अच्छा यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/5 बन जाएगा भाई। तो आंसर आ रहा है 1/2 प्लस 2/3 प्लस 2/5।
तो ये मैं एलसीएम 30 ले लेता हूँ भाई। जब एलसीएम 30 ले लिया तो 2 से ये 15 आ गया, 3 से ये 10 और ये 20 आ गया, 5 से ये 6 और ये 12 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 20, 30, 40, 47/30 आ गया भाई। 47/30 मतलब 4.7/3 आ गया। 4.7/3 1 से कैंसिल करोगे, फिर 17 आ जाएगा, 17 से 5 बार चला जाएगा, 20 से 6 तो 1.56 राउंड ऑफ करके 1.6 भाई। 17th का आंसर सेकंड आ जाएगा भाई। 17 क्वेश्चन का आंसर सेकंड। तो सॉल्व करनी पड़ेंगी चीज़ें, अच्छे से सॉल्व कीजिए, पेपर बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। 17 क्वेश्चन हो चुका है, आगे चलिए। 17 क्वेश्चन के आगे 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 18 क्वेश्चन। बच्चों 18 क्वेश्चन बताओ फटाफट। 18 क्वेश्चन पढ़ो साथ में। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है। इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, देखिए ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता था, ये कैपिटल डी होता था। बीटा का एक फॉर्मूला आता था बच्चों, लैम्डा d/d, पता होगा आप लोगों को। और यहीं पे अगर आप देखें कि बीटा बाय डी, इसको हम क्या बोलते थे, बीटा बाय डी को, इसी को हम लैम्डा बाय डी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये फ्रिंज विड्थ होती थी बीटा, चमकीली और काली पट्टियों के बीच की दूरी, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के बीच की दूरी। तो ये बीटा बाय डी का फॉर्मूला लैम्डा बाय डी आ गया। इसी लैम्डा बाय डी को ही एंगुलर सेपरेशन कहते हैं अपन। तो एंगुलर सेपरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। अब एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला लैम्डा बाय डी आ गया। आप बोल रहे हो कैपिटल डी को दूर करने से, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी तो डी है ना, तो स्क्रीन को दूर करने से, डी चेंज करने से लैम्डा और डी तो बदला नहीं बच्चों। लैम्डा और डी स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस नहीं बदली, लैम्डा नहीं बदला, रिमेन्स सेम। मतलब स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है। स्टेटमेंट 2, मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ। बच्चों वेवलेंथ चेंज कर दोगे तो लैम्डा चेंज हो गया, तब तो ये एंगुलर सेपरेशन चेंज होगा ही। लेकिन लैम्डा बढ़ाओगे तो एंगुलर सेपरेशन बढ़ना चाहिए। इसने बोला है डिक्रीज्ड, मतलब दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, पहला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। बहुत सारे मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं तो देखते क्या बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन पेपर सॉल्व कर लेते हैं पहले। चलिए 18 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे चलिए 19 क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी। 19th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 20 मिनट हाफ लाइफ दी हुई है बच्चों। एक्टिविटी ऑफ द सैंपल ड्रॉप्स टू 1/16। बच्चों 1/16 एक्टिविटी रह गई, इसको 1/2 की पावर n लिख सकते हो। यहाँ से n की वैल्यू 4 आ जाएगी शायद। ये 1/2 की पावर n में n क्या होता था, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो 4 हाफ लाइफ की ज़रूरत पड़ी है यार, 4 हाफ लाइफ की ज़रूरत। एक हाफ लाइफ की वैल्यू दे रखी है 20, तो 4 हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 20 यानी 80 आ जाएगी। यानी 19 क्वेश्चन का आंसर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 19 के आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए बेटा जी। देखिए एक और बहुत ही ऐसे सवाल जो नोट्स में मिलेंगे ही मिलेंगे। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बच्चों। ये 3 और 3 पैरेलल में कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो ये 3 और ये 6 ये सीरीज़ में आ जाएगा। 3 और 6 सीरीज़ में 3 × 6/3 + 6 18/9 यानी 2 माइक्रोफेरेड। ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का बेटा जी। ठीक है, आगे चलो 21 नंबर के क्वेश्चन में कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22 × 10⁻³ ± 5%। हम हमेशा किस फॉर्मेट में लिखते हैं, A/B × 10⁻C ± D। हमेशा कार्बन रेजिस्टेंस को इसी वैल्यू में लिखना। ये पहले 2 रिंग्स का कलर, ये तीसरी रिंग का कलर, चौथी रिंग का कलर। तो ये हमने कलर कोडिंग द कलर ऑफ थर्ड बैंड। थर्ड बैंड मतलब 3। पहले दोनों से ये मिलते हैं, तीसरे कलर से 10 की पावर मिलती है। तो B रॉय ग्रेट ब्रिटेन, तो 0 1 2 3। तो भाई 3 तो O के आगे आ गया, ऑरेंज आ गया, यानी कि थर्ड रिंग कौन सी हो जाएगी, ऑरेंज। यानी सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 21 का। ठीक है, चलिए 21 के बाद 22 क्वेश्चन अगेन AC का। AC सोर्स कनेक्टेड है कैपेसिटर से, डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। बच्चों बताइए XC की वैल्यू क्या 1/ωc होती थी, क्या 1/उसे 2πfc बोल सकते थे। फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो XC बढ़ जाएगा। बच्चों जब रेजिस्टेंस बढ़ गया, ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही तो था, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई। तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। 22 क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखने पर वो अपने को मिलने वाला है सेकंड। ठीक है,
तो 22 क्वेश्चन का आंसर सेकंड आ जाएगा। तो कोई भी कैसा भी सवाल अपन कर रहे हैं उसमें बहुत ही आसान आसान कंसेप्ट्स लगेंगे, लेकिन सब कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट करंट वही एक आता है कंडक्शन करंट जो वायर्स में जाता है, और कैपेसिटर से जाने वाला करंट उसी को अपन डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। चलिए 22 के आगे चलिए 23 में आ जाइए। 23 क्वेश्चन बच्चों 1D का क्वेश्चन आ चुका है। तो 1D का क्वेश्चन है कि व्हीकल हाफ द डिस्टेंस, आधी डिस्टेंस किससे चलता है भाई? V से। रिमेनिंग हाफ, अगली हाफ डिस्टेंस किससे चलता है? 2V से। अगली हाफ डिस्टेंस 2V से। अब दो सेम डिस्टेंसेज हैं बच्चों, जब दो सेम डिस्टेंसेज होती थी तो एवरेज स्पीड 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 याद करवाते थे। दो सेम टाइम इंटरवल होते तो एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 बाई 2। अभी फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 2v1 v2 v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बच्चों आंसर आ गया 4v बाई 3, यानी कि आंसर आ गया 4v बाई 3। 23 का सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो 24 पे चलो। 24 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बच्चों? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सोप बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर। अच्छा, तो अब वर्क का फॉर्मूला कितना होता है? एनर्जी मतलब वर्क का फॉर्मूला टी डेल्टा ए होता था बच्चों। टी डेल्टा ए मतलब टी ए फाइनल माइनस टी ए इनिशियल। इनिशियली तो कुछ है ही नहीं, जब दिया ही नहीं हुआ है तो जीरो कर दो, तो वर्क डन आ जाएगा टी इंटू एरिया के बराबर, एरिया फाइनल के बराबर। टी मतलब सरफेस टेंशन कितनी है? 0.03। एरिया कितना आएगा? अब बच्चों यहाँ पे सोप बबल दिया हुआ है तो बबल की दो सरफेसेस होती है, तो एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। एक का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 2/100 का स्क्वायर कर दिया अपन ने। ये आंसर आ जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। बताइए, इसको सॉल्व करने पर अगर मैं देखूँ इसमें इसको 3 मान लेता हूँ। 3 2 जा 6, 6 4 जा कितना हो गया? 24 पाई इंटू 4। ये 2 का स्क्वायर भी कितना हो गया? 4। और ये पाई है, ये मैंने 3 माना है, मतलब यहाँ पे 10 की पावर -2 था, और ये 10 की पावर नीचे 4 था, तो ऊपर 10 की पावर -6 आ गया भाई, 10 की पावर -6। ठीक है, अब ये 24 इंटू 4 ये आप करोगे तो 4 4 जा 16, यानी 96 पाई इंटू 10 की पावर -6 आ रहा है। तो 96 इंटू 3.14 है, 3 से मल्टी 3 6 18, 3 9 जा 27, 288 है ना। ये आ रहा है मेरे पास 288 इंटू 10 की पावर -6। अब मैंने पाई को 3 माना है, ठीक है ना, तो ये 288 से बड़ा रिजल्ट आएगा, 300 मान लूँगा मैं इसे। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन कैलकुलेशन बता रहा हूँ। खैर 10 की पावर -6 के अगर 2 जीरो लगाऊंगा तो 2.8 इंटू 10 की पावर -4 आ रहा है। 10 की पावर -4 क्योंकि सब में दिख रहा है, तो 10 की पावर -4 के बाद मेरा आंसर आ रहा है 2.8 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि मैंने पाई को 3 माना है। तो 2.8 से बड़ा थोड़ा सा आंसर आएगा, 2.8 से थोड़ा सा बड़ा, यानी सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3.01 इंटू 10 की पावर -4। 24 नंबर का आंसर बच्चा। ठीक है ना, बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है ना? सब समझ में आता रहेगा। आगे चलो 24 के आगे चलो, 25 क्वेश्चन पे आ जाओ। 25 वेंचुरी मीटर किस पे वर्क करता है बच्चों? ऑप्शन ही नीट ने ऐसे दिए कि आपकी गलत हो ही नहीं सकते। देखो, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, या तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर एक्सिस ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता है। हाइजन प्रिंसिपल तो ऑप्टिक्स में बताता था, इसमें ऑप्शन ही है कि बर्नौली थ्योरम। समझ रहे हो? कुछ पास्कल लॉ वगैरह ऐसा कुछ लिखता तो कन्फ्यूजन भी होता। तो वेंचुरी मीटर तो बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है, लेक्चर में देखना, सब समझाया भी हुआ है तुम्हें। 25 के आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ बेटा जी। बोला हुआ है आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बाल्मर की दी हुई है, तो 1/λ इक्वस टू ये r टाइम्स 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, यानी कि 1/λ की वैल्यू आ रही है यहाँ से r/4 बाल्मर के लिए। ब्रैकेटी के लिए 1/λ ब्रैकेटी का वो कितना आ जाएगा? r 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/∞ का स्क्वायर, वो तो छोड़ो। तो 1/λ ब्रैकेटी का वो आ जाएगा अपने पास कितना? r/16 ये आ जाएगा। इसको अपन लिख सकते थे क्या? r/16 है तो इसको r की जगह 4/λ लिख सकते हो। यहाँ से r की जगह 4/λ, r की जगह 4/λ लिख देना, और ये 16 तो है ही। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा? ये 4λ बन जाएगा। तो लैम्डा ब्रैकेटी का कितना आ जाएगा? 4λ आ जाएगा यार। तो ये 4λ आ जाएगा। बड़ी आसानी से आंसर्स आ जाएंगे, फॉर्मूलेज बड़े सिंपल से हैं, उनको देखते चलो, सॉल्व करते चलो, आंसर आ जाएंगे सारे। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताते हैं, केमिस्ट्री में तो बहुत सवाल कराते हैं ऐसे। 26 के आगे चलो भाई। 27
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों हाफ के एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब वो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, दोनों ही सेंटीमीटर है। अब इट इज स्ट्रेच बाय 8 मीटर, तो नई एनर्जी आ जाएगी हाफ के 8 का स्क्वायर। आंसर आ गया, इनका रेशियो वगैरह ले लो, जैसे भी सॉल्व करना है सॉल्व कर लो। चाहो तो ऐसे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो के की जगह तुम क्या लिख सकते थे, u/2 लिख सकते, के की जगह u/2 लिख दो। के की जगह u/2 लिखोगे तो 1/2 u/2 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये 16u आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है ना। 16 4 64, 27 का आंसर थर्ड आ जाएगा, ठीक है। चलिए और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर अपन चले तो 28th क्वेश्चन में बोला हुआ है फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शंस, डायोड, सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर एंड लोड रेजिस्टर। कंपोनेंट रिमूव द एसी रिपल। बच्चों एसी रिपल को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैपेसिटर। फुल थ्योरी में बताते हैं रिपल्स कम होने लग जाते हैं उससे, तो कैपेसिटर वो इसका आंसर आ जाएगा, फुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन। आगे चलिए, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर 29 में, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी एंड 2 एम्पियर करंट। तो बच्चों एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर होती है, हाफ एल की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -6, आई का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 2 से ये 2 आ जाएगा, 2 4 जा 8 इंटू 10 की पावर -6 यानी 8 माइक्रो जूल। ये 29th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो बच्चों, 30 नंबर का क्वेश्चन। अगेन ये एनसीईआरटी का सवाल है बच्चों, एग्जैक्ट एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन हम आपको क्लास नोट्स में लिखवा देते हैं सारी चीज़ें। तो इंटीग्रेशन E.ds 0 बोला गया है। E.ds 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, E.ds फ्लक्स होता है, फ्लक्स 0 बोल रहे हैं। फ्लक्स 0 का मतलब या तो इनसाइड चार्ज 0 हो जाए, या जितनी फील्ड लाइन अंदर आ रही है उतनी फील्ड लाइन बाहर चली जाए। क्या बोल रखा है इसने फर्स्ट में, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कांस्टेंट। यार ऐसा तो कुछ नहीं होता है। ऑल द चार्जेस मस्ट MIS मस्ट नेसेसरली बी इनसाइड द सरफेस। बच्चों अगर सरफेस के अंदर चार्ज होगा, क्यू इन होगा, तब तो फ्लक्स 0 होना ही नहीं चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, नहीं ऐसा भी नहीं होता है। नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग मस्ट शुड इक्वल टू फील्ड लाइन लीविंग, यानी 4th इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही हैं उतनी ही लीव कर रही हैं, इसीलिए फ्लक्स कितना हो रहा है 0। 30 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बच्चों 31 नंबर का क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है। ये 12th की फिजिक्स की एनसीईआरटी में, ये 11th की फिजिक्स की एनसीईआरटी में, लेकिन फिजिक्स की एनसीईआरटी मैं बोल रहा हूँ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप हमसे फिजिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे नोट्स में ही हमने ये सारे सवाल करा रखे हैं। जो नीट के इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं एनसीईआरटी के, वो नोट्स में मिल जाएंगे आपको। 37 क्वेश्चन में बोल रखा है कि बॉलर मूव इन साउथवर्ड डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी वो है साउथ में, साउथ मतलब -j में इनिशियल वेलोसिटी। सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, तो ये NWSE, सडनली टर्न ईस्ट, तो ईस्ट में चला गया मतलब U फाइनल क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। तो फुटबॉल मूव किधर कर रहा है फुटबॉलर, इनिशियली साउथ में मूव कर रहा है, साउथ मतलब -j में, इनिशियली फाइनल किधर चला गया, ईस्ट में, विद सेम स्पीड, अवॉइड एन अपोनेंट को अवॉइड करने के लिए। फोर्स का बच्चों, फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। एक्सेलरेशन होता है भाई V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल होगा आई कैप में माइनस V इनिशियल। अब इसको V इनिशियल से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस को -j से मल्टीप्लाई किया तो I + j आ गया बच्चों आंसर। I + j क्या होता है, I कौन सी डायरेक्शन होती है ईस्ट, J कौन सी डायरेक्शन होती है नॉर्थ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा भाई, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट बोले तो 3rd इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 31 का आंसर बच्चों 3rd आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 के बाद ये क्वेश्चन कौन सा था, 31 32 आ गया बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 32। बताओ क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला हुआ है, लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग स्ट्रेच्ड बाय वेट W। एक वायर है वो यहाँ पे वेट W से स्ट्रेच किया गया है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बताना है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स वेट अपॉन एरिया, W/A। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर, कुछ समझाना नहीं है, फॉर्मूला है। कोई अगर ये रस्सी वगैरह होती, इसका मास होता, तब सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर करते, इसने तो डायरेक्टली वेट ही दिया हुआ है, तो वेट दिया हुआ है तो वेट खींच रहा है, तो बस W/A आंसर आ जाएगा।
33 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा जी। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग सरकमफेरेंस। बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सियल वेक्टर होता है, जिस भी क्वांटिटी के आगे एंगुलर शब्द आ जाता है वो एक्सियल वेक्टर हो जाता है। एक्सियल वेक्टर हमेशा एक्सिस के अलोंग होता है, तो इट इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, तभी तो उसका नाम एंगुलर अपन रखते हैं। आंसर आ जाएगा, सिखाया भी आपको। चलिए आगे चलिए, 33 के आगे चलिए, 34 क्वेश्चन पे आ जाओ। इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इज दिस, एम्पलीट्यूड इज दिस, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी दे रखी है विद एम्पलीट्यूड दिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 48। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी पूछा हुआ है भाई तुमसे। स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है 3 × 10⁸। कई बार बताते हैं आपको, फॉर्मूले का याद करने का तरीका भी है। क्यू ई और क्यू वी बी को अगर तुम बराबर करोगे, क्या वी की वैल्यू E/B, ये याद है क्या, वी की जगह C। ये क्वेश्चन सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको कि फॉर्मूले अगर नहीं याद हो तो क्या करना चाहिए अपने को, कि C की वैल्यू E/B। खैर अभी हमसे B की वैल्यू पूछी है, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E/C के बराबर। E कितना है 48, नीचे 3 × 10⁸, तो ये आ जाएगा 3 × 1 = 3 और 3 × 6 16 × 10⁻8। 16 × 10⁻8 या 1.6 × 10⁻9, ये हमारे पास इसका आंसर आना चाहिए। ये एक बार वापस से देख लूँ मैं कैलकुलेशन। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, ये 16 × 10⁻8 आना चाहिए, या 1.6 × 10⁻7 आना चाहिए ना। 1.6 इधर गया तो 1.6 × 10⁻7, यानी इसका आंसर ये सेकंड आ जाएगा। भाई वही मेरे को लग रहा था -9 कैसे बोल गया मैं। तो ये आंसर बच्चों ये आया था 16 × 10⁻8, लेकिन ये 10⁻8 का डेसिमल उधर ले जाओगे तो 1.6 × 10⁻7, यानी सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 34 का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आ गया बच्चों। बताइए 35 नंबर ग्रेविटेशन का क्वेश्चन, वही मैं सोच रहा था ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नहीं आया। 2 बॉडीज ऑफ मास m, एक बॉडी m है, एंड 9m, एक 9m है, इनके बीच की डिस्टेंस r, इनके बीच की डिस्टेंस r दे रखी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन जॉइनिंग बॉडीज वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। इनको कनेक्ट करने वाली लाइन पर बच्चों एक पॉइंट होगा जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। ग्रेविटेशनल फील्ड 0 मतलब फोर्स 0, तो उसकी डिस्टेंस का तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता था, जहाँ से डिस्टेंस मेजर करनी है √m / √m + √9m × r। अगर 9m से डिस्टेंस मेजर करनी पड़ती तो ऊपर √9m आ जाता। तो ये कितना आ जाएगा भाई, r/4 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये m से m कैंसिल, √9 3 + 1 r/4। अब ये डिस्टेंस बेटा जी r/4 हो गई। तो ये दूसरा कलर ले लेता हूँ बताने के लिए। अरे सेलेक्ट ही नहीं हो रहा दूसरा कलर, एक मिनट बच्चों देखूँ ये हैंग हो गया है क्या। चलिए ये मैंने दूसरा कलर सेलेक्ट कर लिया है। अब ये बताइए मेरे को कि ये जो है ना, ये डिस्टेंस है r/4, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 3r/4 आ गई। तो इस पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल लिखना है, क्या होगा पोटेंशियल, -gm/r/4। ये तो इसके कारण पोटेंशियल आ गया, इसके कारण पोटेंशियल कितना आ जाएगा, -g9m/3r/4। बस यही आंसर है। अब ये बताओ ये कितना है, -4gm/r आ रहा है, माइनस ये 3 से इधर कितना आ जाएगा 3, और 3 से ये 4 ऊपर चला गया ना, तो 4 3 जा -12gm/r आ जाएगा, यानी आंसर -16gm/r। ऐसा कोई ऑप्शन दिख तो रहा है क्या, -16gm/r। अरे भाई दिख रहा है भाई, दिख रहा है भाई। तो 35 क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड 35 क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो 35 क्वेश्चन तक अपन क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। चलिए 35 के आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 36। ये है क्वेश्चन नंबर 36। थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ ताकि आपको दिखने लग जाए, सही दिख रहा होगा। चलिए ऑप्टिक्स का सवाल आ गया बच्चों। अब इसमें अपने को क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। बच्चों आपको मैं ये सब सवाल देख के बार बार बोल रहा हूँ, ये हमने जो लेक्चर्स लिए हुए हैं उन लेक्चर्स में यही सवाल आपको कराए हुए हैं हमने। आप ऑप्टिक्स के लेक्चर्स देखना, उनसे आंसर आ जाएगा। दूसरी बात ये है, हमने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है। जैसे आप और कहीं देखेंगे तो उसमें वीडियो सॉल्यूशन में दिया होगा कि एक पहले इस तरीके से बनाइए लेंस, एक इस तरीके से लेंस बनाइए, एक इस तरीके से लेंस बनाइए, और फिर जीवन निकाल दीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। अरे भाई 1 मिनट में सवाल सॉल्व करना है। हमने आपको बताया था पावर सरफेसेस के पास होती है। ये जो सरफेस है ना, पावर इसी सरफेस के पास होती है, पावर होती है इसी सरफेस के पास।
अब इस सरफेस के पास कितनी पावर होती है उसका फॉर्मूला होता है μ2 माइनस μ1 बाय आर। समझ रहे हो क्या? तो μ2 माइनस μ1 में एक तरफ कितना है, ये म्यू कितना है अंदर 1.5, बाहर कितना है 1.6, केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, पावर पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी आगे बताता हूं मैं। तो ये मैंने लिखा 1.6 माइनस 1.5 बाई आर की वैल्यू कितनी है भाई 20 सेंटीमीटर, 20/100 कर लिया भाई, 20/100 सब ऐसा ही में चल रहा है। ये पावर आ गई, तो पावर आ गई यहाँ से कितनी आ गई पावर 0.5 आ गई पावर, क्योंकि ये कितना आएगा यहाँ से 5 आएगा, 5 ऊपर गया तो 0.5 पावर आ गई डायोप्टर में। ऐसे ही दूसरी वाली सरफेस दूसरे कलर का इस्तेमाल करूँ अगर मैं, ये सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, 1 मिनट हैंग हो रहेगा सिस्टम, तो मैं दूसरे की अगर बात करूँ आपसे तो चलिए यही इसी कलर से कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे इस दूसरे सरफेस की भी अगर मैं पावर की बात करता, इसमें भी पावर का फॉर्मूला वही μ2 माइनस μ1 यानी कि 1.6 माइनस 1.5 बाई आर, आर की वैल्यू वही 20/100, यानी इसकी पावर भी बेटा जी 0.5 आती। अब P1 प्लस P2 टोटल पावर कितनी आ गई 0.5 प्लस 0.5, यानी पावर आ गई कितनी 1 डायोप्टर आ गई। और पावर जो है उस पावर को 1/f लिख सकते थे, 1/f, तो f की वैल्यू 1 आ जाती मीटर में, सेंटीमीटर में कितनी आ जाती 100 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई। देखिए कितनी जल्दी आ गई 100, वो भी आंसर में माइनस में ही दूंगा। देखिए पहले तो आंसर में कुछ वही नहीं है कि प्लस 100 का उन्होंने आंसर ही नहीं दिया, हमने आपको याद करवाया हुआ था बच्चों, जब भी आपको गड्ढे के अंदर आपको म्यू की वैल्यू लेस दिखती है तब हमेशा पावर जो आ जाती है डाइवर्जिंग लेंस बन जाता है वो। देखिए ये जो लेंस होता है, मैं याद करने का और तरीका आपको बताया हुआ था, जैसे ये लेंस होता है ये तो कन्वर्जिंग लेंस होता था। ये क्यों कन्वर्जिंग होता था? क्योंकि अंदर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता था। तो जब भी गड्ढे के अंदर म्यू हाई होता है और बाहर लेस म्यू होता है तब वो क्या बनता है कन्वर्जिंग लेंस, है ना। नॉर्मली होता भी है ये, इस तरीके से कन्वर्जिंग लेंस बन गया। ऐसे ये बताओ ये वाला जो लेंस होता था, ये वाला इसको डाइवर्जिंग लेंस बोल देते थे अपन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गड्ढे के अंदर ये रेयर आ रहा है, तो यहाँ पे भी वही है, गड्ढे के अंदर अगर रेयर मीडियम आ रहा है तो डाइवर्जिंग मतलब माइनस में ही आना चाहिए, तो माइनस में आंसर आ चुका है। तरीका आपको बेहतरीन बताया हुआ है, इसी से सॉल्व कीजिए, बड़ी जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 36 क्वेश्चन के आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखें, अगर 36 के आगे 37 नंबर का क्वेश्चन ये आ गया। 37 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा डिले हो रहा है, लैपटॉप वीक हो रहा है धीरे धीरे। बताओ 37 क्वेश्चन का क्वेश्चन 37 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 37 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार, वो बतानी है अपने को। ये क्वेश्चन अगेन लेक्चर नोट्स में मिलेगा बच्चों, लेक्चर नोट्स में ये क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाला है, लेक्चर नोट्स में। ठीक है, तो लेक्चर नोट्स को आप बड़े ही अच्छे से बनाइए, जो हमने लेक्चर्स दिए हुए हैं उनको सॉल्व कीजिए, तब जाके बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बताइए, एक कार मूव कर रही है और उसके ऊपर कोई एक मास रखा हुआ है, तो बोला हुआ है बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर रिमेन्स। बच्चों बॉडी इसी के ऊपर रह जाए तो हम सिखाते थे। देखो कार आगे गई, तो कार आगे जा रही है तो कार पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो इस मास पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे लगेगा। अगर इसे कार के साथ चलना है तो इस मास पे केवल फोर्स के नाम पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स को तुम ma के बराबर करो, फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन होगा, एन की वैल्यू mg आ जाएगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्सिलरेशन म्यू जी आ जाएगा। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.15, जी की वैल्यू कितनी है 10, तो अंदर कितना आ जाएगा 1.5 आंसर आ जाएगा। 37 का सेकंड आंसर आ जाएगा। बड़े ही कंसेप्चुअल सवाल है, ओरली बता रखा है मैंने कि यार म्यू जी होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे पार्टिकल साथ में चल सकता है, अगर उस पर केवल फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो तो ओरली आंसर आ जाता। 38 क्वेश्चन पे आ जाओ। तो 38 क्वेश्चन देखिए बच्चों, सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ विद टाइम पीरियड टी। बच्चों जस्ट अबव द अर्थ सरफेस टाइम पीरियड होता था 2π√r/g, जिसकी वैल्यू 84.6 मिनट होती थी। डेंसिटी डी दे रखी है अपने को 3π/gd, इसकी अपने से वैल्यू पूछी है। अब या तो आप डायमेंशन निकाल लीजिए या फिर इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2π√r अपॉन स्मॉल g की जगह gm/r², वो r³ हो जाता है ना। स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती थी gm/r² सरफेस पे।
यहाँ से आप इसी को थोड़ा और सॉल्व कर लो। देखो टाइम पीरियड 2 पाई रूट आर क्यूब जी, क्योंकि मेरे को डेंसिटी दी हुई है तो डेंसिटी होती है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है बच्चों 4/3, 3 ऊपर आ गया, और पाई आर क्यूब। बच्चों ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, है ना। इस पाई को मैं अगर अंदर ले आऊँ तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा अंदर आके, ये एक पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे इस 2 को भी अगर मैं अंदर ले आऊँ तो ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या दिख गया, टी की वैल्यू कितनी दिख रही है, √3 पाई बाई जी डी दिख रही है। और अगर तुम होल स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो टी स्क्वायर की वैल्यू 3 पाई बाई जी डी आ जाएगी यार। 3 पाई बाई जी डी पूछा था आपसे, यानी टी स्क्वायर आंसर आ जाएगा। डायमेंशन भी निकाल सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो, यही आंसर आएगा। 38 से आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों। 39 क्वेश्चन में द एक्सटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन। हाँ मेरे को लगा शोन तो कहाँ है, आ गया। चलिए बताइए, एक्सटी ग्राफ जो है वो दिया हुआ है आपको t = 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन निकालना है। बच्चों ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये मेरे को x = a sin ω t जैसा दिख रहा है। ये इक्वेशन मेरे को साइन की दिख रही है, 0 से चालू हो रहा है ना, तो अगर 0 से चालू हो रहा था साइन, और a एम्पलीट्यूड, a की वैल्यू 1 दे रखी है, वो भी मीटर में, तो x की वैल्यू 1 sin ω t या sin ω t लिख लेना। चलिए ये आ गया, तो अपने को वेलोसिटी मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dx/dt कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन, ओमेगा cos ω t, ये हो जाएगा, है ना। साइन का डिफरेंशिएशन cos और ω t का ओमेगा और आ जाएगा। चलिए एक्सिलरेशन चाहिए तो एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ω t, और एक और ओमेगा आके ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। तो आंसर आ चुका है हमारे पास t = 2 सेकंड। अच्छा इसका टाइम पीरियड बच्चों 8 सेकंड दिया हुआ है, टाइम पीरियड 8 सेकंड दिया हुआ है। तो 2 पाई बाई ओमेगा की वैल्यू 8 दी हुई है, यानी ओमेगा की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे कितनी रखनी है, π/4। ये 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, π/4 दे रखी है। टाइम पीरियड 8 सेकंड दिख रहा है ना, ये पूरा टाइम पीरियड कितना है 8 सेकंड। तो ओमेगा की जगह कितना लिखोगे, π/4 का स्क्वायर यानी π²/16, साइन ओमेगा की जगह π/4 और t की जगह 2 सेकंड, ये साइन π/2 1 आ जाएगा। एक्सीलरेशन माइनस π²/16 यानी थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 39 के आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या बोला है, ये a है तो ये क्या आ जाएगा a बार, ये b है तो ये क्या आ जाएगा b बार, ये d बोले तो डॉट लगाना पड़ेगा, a बार डॉट b बार, उसके ऊपर भी एक बार, तो ये a प्लस b ही बन जाएगा यार। बार का बार a हो गया, डॉट का बार प्लस हो जाएगा, b का बार ये a प्लस b आ गया। a प्लस b तो 0 और 0 मिलके 0, 0 और 1 मिलके 1, 1 0 1, तो फर्स्ट ही आंसर आ गया है। 40 क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ जाएगा, a प्लस b, वो वाला आंसर आपको देखना था। 40 का आंसर आ गया बड़ी आसानी से। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 40 हो चुका है, 41 नंबर का क्वेश्चन, इस पे आते हैं अपन। बताइए क्वेश्चन नंबर 41 जो है इसको अगर अपन सॉल्व करें, दिख नहीं रहा बच्चों, 41 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा अभी। तो 40 नंबर तक क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं, वेट कर रहे हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन जो है वो शो नहीं हो रहा है, अभी शो हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, इन सारे क्वेश्चंस को बड़ी ही तसल्ली से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप आगे के जितने भी पेपर्स दें वो बड़ी आसानी से दे पाए, है ना। तो 40 नंबर का क्वेश्चन ये, चलिए 41 क्वेश्चन आ चुका है इतनी देर में। तो 41 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बच्चों बताइए। 41 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अपने पास हॉरिजॉन्टल ब्रिज वो दिया हुआ है, अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट ओवर अक्रॉस अ रिवर, रिवर के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज दिया हुआ है। अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोज अ स्मॉल वर्टिकली बॉल अपवर्ड, एक बॉल ऊपर फेंकी गई है 4 मीटर पर सेकेंड से, है ना, ब्रिज से, और बॉल स्ट्राइक कर रही है सरफेस 4 सेकंड में, तो सरफेस ऑफ वाटर, तो बॉल ऊपर जाएगी, ब्रिज से ऐसे नीचे गिरेगी, नीचे कहीं वाटर होगा। हाइट ऑफ द ब्रिज, ये हाइट h आपसे पूछी हुई है। तो बच्चों इसमें इक्वेशन लगा दो, s = ut + ½ at²। हम इक्वेशन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जैसे फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन ने दी भी नहीं है, पूछी भी नहीं है, वो इक्वेशन लगाओ जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं आती है, तो यही इक्वेशन लगाओ साइन कन्वेंशन के साथ। देखो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा, तो s की जगह -h लिखना पड़ेगा, u की जगह 4, t की जगह टाइम कितना है, टाइम भी 4 + ½ एक्सेलरेशन की वैल्यू -10, t² की वैल्यू 4 का स्क्वायर, तो -h की वैल्यू आ जाएगी 4 × 4 मतलब 16, और ये 16/2 मतलब -80, -h की वैल्यू -64,
एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 64। 41 क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा बच्चों 41 नंबर का आंसर। ठीक है, तो ये 41 नंबर का 42 पे आ जाओ बच्चों। 42 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोल रखा है, टू थिन लेंसेज आर ऑफ सेम फोकल लेंथ बट वन इज कॉन्वेक्स एंड अदर इज कॉन्केव। बच्चों एक दोनों फोकल लेंथ एफ और एफ है, लेकिन एक को प्लस एफ मानना पड़ेगा, एक को माइनस एफ, क्योंकि एक कॉन्वेक्स है और एक क्या है, कॉन्केव है। एक कन्वर्जिंग होगा, एक डाइवर्जिंग होगा। दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट इक्वलेंट फोकल लेंथ। बच्चों क्या पावर का फॉर्मूला P1 प्लस P2 होता था, तो क्या पावर का फॉर्मूला 1/f माइनस 1/f आ जाएगा, तो क्या नेट पावर 0 आ जाएगी। और अगर नेट पावर 0 आ रही है तो पावर 1/f क्या फोकल लेंथ इनफाइनाइट आ जाएगी। तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखने पर 42 क्वेश्चन का आंसर वो थर्ड देखने को मिल सकता है, एक की पावर प्लस एक की पावर माइनस। ठीक से देखोगे आंसर आ जाएगा। चलो 43 नंबर के क्वेश्चन में आ जाओ। 43 नंबर के क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वायर आई प्लेस किया गया है एक्स एक्सिस में लेंथ एल का, तो एल आई कैप ये लेंथ वेक्टर मान लिया या करंट वेक्टर मान लो। समझ रहे हो गया कि करंट की डायरेक्शन में ही लेंथ मानते थे, तो करंट अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा कि जो लेंथ है वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही होएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला अगर मैं याद करूं तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मेरे को आई एल क्रॉस बी याद आ रहा है। तो आई तो आई रह गया, लेंथ मैंने बोला एल आई कैप लिख देना, क्रॉस बी, बी क्या है 2i प्लस 3j माइनस 4k। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो आई तो ये तो करंट का आई तो आई रह जाएगा बच्चों। आई का क्रॉस आई से हो नहीं सकता है, तो सबसे पहले आई का क्रॉस किससे होगा, जे से आई क्रॉस जे के आ जाएगा, तो 3lk कैप। ठीक है, फिर माइनस तो लगाया ही है। अब इसी आई का क्रॉस के से करोगे, आई का क्रॉस के से करोगे तो माइनस जे आ जाएगा। माइनस जे में आएगा क्या 4l और माइनस माइनस प्लस होके ये जे बन गया। तो आंसर आ गया 3l 4l, ये जे और के में आया है तो आई तो था ही, 3l और 4l का रिजल्टेंट बच्चों 5l आ जाएगा, तो 5il आ जाएगा। यानी 43 क्वेश्चन का आंसर वो अपने पास सेकंड आ जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, वरना IL क्रॉस बी से आंसर आ रहा था। 44th क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। 44th नंबर का क्वेश्चन देखोगे तो बुलेट फ्रॉम गन इज फायर्ड विद स्पीड u travels 24 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टली, वेलोसिटी बिकम्स u/3। ये u से चलता है, वेलोसिटी u/3 हो जाती है 24 सेंटीमीटर चलने पर। तो टाइम तो दिया नहीं है इसने, तो फाइनल v² माइनस u² 2as। देखो हमने आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा लेकिन टाइम दिया ही नहीं है, तो बिना टाइम के ये क्वेश्चन लगेगी। अब बोला है देन इट फर्दर पेनिट्रेट्स द ब्लॉक बिफोर कमिंग टू एस। अब बताओ यहाँ से और कितना चलेगी, मान लो x चल गई तो फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u/3 का स्क्वायर यानी u²/9 2ax। निकाल लो यहाँ से x। देखिए अगर इनका मैं रेशियो ले लेता तो ये ऊपर लिखा था 1/9 माइनस 1, नीचे लिखा है 0 माइनस 1/9 और उस तरफ लिखा है 24/x। ये बेटा 1/9 माइनस 1 यानी ऊपर लिखा है 8/9, नीचे लिखा है 1/9 और ये लिखा है 24/x। तो यानी 8/1 बराबर 24/x, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो 3 मीटर और चलने के बाद रुक जाएगा। 3 मीटर और द टोटल लेंथ कितना चलेगा, 3 मीटर और चलेगा तो 24 तो पहले ही चल लिया था, 3 और चलेगा तो 24 और 3 27 और चलेगा, कुल मिला के ये आंसर आ जाएगा। इक्वेशन वो लगाओ जिसमें अननोन वेरिएबल ना हो। चलो 44 क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कीजिए जो हम थॉट प्रोसेस बता रहे हैं वो समझिए। तो हमने बोला ना कि हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हैं, कि आपको जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन ही अभी बताई गई थी, ये क्वेश्चन कहाँ गया, वो लैपटॉप की वजह से क्वेश्चन गायब हो रहा है, कोई बात नहीं। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो भी हमने अभी आपको सॉल्यूशन बताए हुए हैं, इन सॉल्यूशन में देखिए कि हम किस तरीके से इक्वेशन सोच रहे हैं। जो भी इक्वेशन हमने सोची है उसी तरीके से आप भी इक्वेशन सोचिए कि कौन से वेरिएबल नहीं दिए हुए हैं उनकी यूज़ मत कीजिए। तो ये 44 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अपन अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। वो देखते हैं क्या कहना चाहता है। एक बार वो 45 नंबर का क्वेश्चन बस प्रकट होने दीजिए बच्चों। ये 45 का क्वेश्चन प्रकट हो गया अपने आप। बताइए 44 नंबर का क्वेश्चन जो है ये क्या कहता है,
कि रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इतना है, 80 डिग्री पे इतना है बच्चों। आर का फॉर्मूला आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा बताया हुआ है। रेजिस्टेंस आर नॉट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 2 है। 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 6.8 है। 1 प्लस अल्फा थीटा, थीटा की वैल्यू 80 दी हुई है। चलो उसे बाद में फीड कर देंगे। ये 2 से इसको कैंसिल किया, 3.4 बराबर 1 प्लस अल्फा थीटा। अल्फा थीटा की वैल्यू 2.4 आ जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू 2.4/80 आ जाएगी। 2.4/80, तो ये पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 0 आ जाएगा, तो 24/8 इंटू 10 की पावर -2, यानी कि मेरे पास आंसर 3 इंटू 10 की पावर -2 ये आना चाहिए। तो 45th क्वेश्चन का आंसर वो अपने पास आ जाएगा सेकंड। ठीक है, आगे चलिए, इक्वेशंस लगानी थी और कुछ नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन ने कि इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस किया हुआ है, पी पॉइंट पे क्या निकालना है, 10 की पावर 2 वोल्ट में डायपोल के कारण पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल निकालना है बच्चों। बताओ इस प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय, ये डिस्टेंस बच्चों 2 दिख रही है क्योंकि ये 5 है, ये 3 है, तो के क्यू बाय आर 2 इंटू 10 की पावर -2। इस माइनस क्यू के कारण डिस्टेंस कितनी दिख रही है, ये 5 है, ये 3 है, 5 और 3 8, तो माइनस के क्यू बाय 8 इंटू 10 की पावर -2 है ना। पोटेंशियल वो स्केलर है तो प्लस के कारण प्लस, माइनस के कारण माइनस। बोलो के क्यू अगर कॉमन ले लेते हैं, 10 की पावर -2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 माइनस 1/8, तो 8 - 2 यानी ऊपर 6, नीचे 2 8 जा 16 है ना, और ये के क्यू और 10 की पावर 2, तो आंसर आ रहा है 6 के क्यू बाय 16 इंटू 10 की पावर 2। आंसर 10 की पावर 2 में ही देना, इसलिए 10 की पावर 2 तो हटा दूँ। इसके अलावा दिख रहा है मेरे को 3 के क्यू बाय 8, 3 के क्यू बाय 8 यानी 4th इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 10 की पावर 2 में आंसर देना था, इसलिए वो उसने लिखा नहीं है। पोटेंशियल वगैरह के फॉर्मूले पॉइंट चार्ज के याद होंगे, आंसर आ जाएगा। 46 क्वेश्चन ये हो जाएगा। चलिए 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 वो सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 47 उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो प्रकट हो जाए। थोड़ा सा हैंग चल रहा है सिस्टम, धीरे धीरे चल रहा है, पता नहीं क्यों। तो क्वेश्चन जितने भी आप नीट में सॉल्व करें बच्चों, उन नीट के क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से सॉल्व करें, थॉट प्रोसेस देखें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आ गया क्वेश्चन नंबर 47 आ गया। बताइए 47 क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है बच्चों कि 10 अपने पास रजिस्टर्स दिए हुए हैं, 10 रजिस्टर्स। इन 10 के 10 रजिस्टर्स में अगर आप देखेंगे तो 10 रजिस्टर दिए हुए हैं, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, और सीरीज़ में बैटरी कनेक्टेड है, और अपने को इसमें बताना है नेग्लिजिबल इंटर रेजिस्टेंस, देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद सेम बैटरी, फिर अपने को बताना है करंट पासिंग एन टाइम्स। तो 10 हमारे पास रेजिस्टर्स दिए हुए हैं, सबकी रेजिस्टेंस आर है, कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ई। बच्चों बताओ V = I इंटू आर। V पहले E है, I है और 10 रेजिस्टेंस है, तो करंट शुरुआत में कितना है, E/10R। उसके बाद इन सबको पैरेलल में जोड़ दिया है, तो अब वापस से लगाओ V = IR। भाई बैटरी सेम है, E, करंट फाइनली कितना हो गया पता नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चों इस बार कितनी हो जाएगी, R/10, क्योंकि 10 के 10 रेजिस्टेंस इस बार कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। तो बच्चों I फाइनल कितना हो जाएगा, 10E/R। इनिशियली कितना था, E/10R, फाइनली कितना हो गया, 10E/R। तो कितने n टाइम्स इंक्रीज करना पड़ गया करंट, n पूछा है बच्चों। क्या इस आंसर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा क्या? इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब अपने आप ही ऊपर 10 नहीं आ जाएगा क्या? तो n कितना हो गया भैया, 100 टाइम्स हो गया। ये आंसर आ गया अपने पास 47 क्वेश्चन का। चलो 48 क्वेश्चन पे आ जाओ। MEC का सवाल दिख रहा है बच्चों। ये बताओ इस वायर के कारण, इस वायर के कारण इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जब आप थंब को रखोगे वायर की डायरेक्शन में और फिंगर्स को रखोगे पॉइंट की तरफ, तो इनवर्ट्स अंदर की तरफ आ जाएगा। तो अंदर की तरफ आने का मतलब कि इनवर्ट्स आ रहा है, और ये जो वायर दिख रहा है, इस वायर के कारण जब आप थंब को रखेंगे अंदर की तरफ, फिंगर्स को ऊपर की तरफ, अगेन इनवर्ट्स आ जाएगा। तो नीचे वाले वायर के कारण भी इनवर्ट्स आ रहा है। ऊपर वाला वायर भी सेमी इन्फानाइट वायर है, नीचे वाला वायर भी सेमी इन्फानाइट वायर है। सेमी इन्फानाइट मिलके इन्फानाइट बना लेंगे। इन्फानाइट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा μ0I/2πr आ जाएगा। r डिस्टेंस है, ये इनवर्ट्स आ रहा है बच्चों। अच्छा, जो हाफ रिंग दिख रही है, हाफ रिंग उंगलियां घुमाओगे तो हाफ रिंग का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ जाएगा, और हाफ रिंग का मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2r तो कंप्लीट रिंग का होता था, तो μ0I/4r।
वो भी बाहर की तरफ यानी आउटवर्ड्स आ जाएगा। बच्चों बड़ा मैग्नीट्यूड इनमें से कौन सा होगा? देखिए 2 पाई की वैल्यू लगभग 6 होती है ना। तो ये 6 ऐसे डिवाइड नहीं, 2 पाई की वैल्यू है 6 और ये 4 लिखा हुआ है, तो इसमें बड़ा नंबर यही आएगा। बड़ा नंबर है तो मैग्नीट्यूड भी किधर आएगा? आउटसाइड आएगा। तो मतलब पॉइंटेड इनटू नहीं, अवे आना चाहिए। तो आंसर फर्स्ट और सेकंड में से आएगा। और कितना आएगा? माइनस करना पड़ेगा, μ0I/4r माइनस μ0I/2πr। आप इसमें से कॉमन ले लें μ0I/4r, तो आपको ब्रैकेट में देखने को मिलेगा 1 माइनस 2/π। तो सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। डायरेक्शन मैंने बताई आपको, जो बड़ा मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर है उसी का आंसर इसका आना चाहिए था, इसीलिए इसका आंसर क्या आ रहा है? सेकंड इसका आंसर आ जाएगा अपने पास। चलिए 48 क्वेश्चन वो आ चुका है। अगर 48 क्वेश्चन है तो आगे के आखिरी 2 सवाल और देख लेते हैं। अगर हमारा लैपटॉप ये दोनों क्वेश्चन हमें शो कर दे तो बताइए बच्चों, 49 क्वेश्चन दिख रहा है क्या? अरे भाई दिख गया 59 क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बच्चों अगर आप देखेंगे तो आपको क्या पूछा हुआ है? इनर मोस्ट की रेडियस दे रखी है हाइड्रोजन एटम की, थर्ड ऑर्बिट की रेडियस। बच्चों रेडियस तो n² के प्रोपोर्शनल होती है, तो 5.3 इंटू 10⁻11 और 3 का स्क्वायर मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर दो इसे। तो 5.3 इंटू 9, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, 477 में आंसर ये की दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये 477 इंटू 10⁻11 आता, एंगस्ट्रॉम में देखोगे 4.77 आ जाएगा, वही आंसर दिया हुआ है। चलिए 49 के बाद लास्ट 50th नंबर का क्वेश्चन बच्चों, नेट इम्पीडेंस बताना है कि इसका नेट इम्पीडेंस कितना होगा। बताइए इम्पीडेंस की अगर हम बात करें तो इम्पीडेंस मतलब Z की वैल्यू हमें बतानी है। तो Z की वैल्यू आप सब इसमें बताइए पहले। XL की वैल्यू, XL होता है ओमेगा L। ओमेगा कैसे मिलेगा? F की वैल्यू 50 दे रखी है, तो ओमेगा हो जाएगा 2πf, यानी ओमेगा आ जाएगा 100 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई और L की वैल्यू है 50/π मिली, 50/π और मिली। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, यानी XL की वैल्यू 5 आ गई बेटा, 5 हो। ऐसे XC की वैल्यू निकालो, 1/ωc, 1/ω कितना आ जाएगा? 100 पाई। C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10⁻³ पाई ऊपर और नीचे 10⁻⁻6 भी है। पाई से पाई कैंसिल हो गया बच्चों, ये 3 और 2 5 0, नीचे 10⁻⁻1 तो ऊपर 10 आ गया बच्चों। XC की वैल्यू 10 आ गई। तो Z का फॉर्मूला होता है √r²। R कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC मतलब 10 - 5 तो 5 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा √125। √125 को 5√5 लिख सकते हैं, यानी कि सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 50th नंबर का। तो बच्चों सारा डिस्कशन नीट 2023 में जो पेपर आया था वो अपन ने कर लिया है। नीट 2000 से लेके 2023 तक के सारे पेपर इस चैनल पे मिलेंगे। जेईई मेंस के बहुत सारे पेपर मिलेंगे। तो बार बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, सारे सॉल्यूशंस देखते रहिए, ताकि आप ज़रूर अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच पाएँ। बेस्ट ऑफ लक।